सुब्रमण्यम स्वामी की एक याचिका के बाद नेशनल हेराल्ड केस में कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं की मुसीबतें बढ़ने लगी हैं और आज कांग्रेस ने इस केस को लेकर जांच एजेंसियों को सवालों के घेरे में लिया और सरकार के इशारे पर काम करने के गंभीर आरोप लगाए। तो बीजेपी ने इन आरोपों का जवाब दिया और हरियाणा बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष मोहनलाल बड़ोली ने सोनीपत आवास पर प्रेस कॉन्फ्रेंस की और कांग्रेस के आरोपों को एक सिरे से नकार दिया। कांग्रेस पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाए और कहा कि करीब 2000 करोड़ की जमीन को कांग्रेस के नेता हड़पना चाहते थे, इसलिए उन्होंने यंग इंडिया लिमिटेड कंपनी का निर्माण किया और ईडी की कार्रवाई से कांग्रेस बौखला गई है। पूरे देश के अंदर जो कांग्रेस पार्टी के नेता, उनके कार्यकर्ता जिस प्रकार से उन्होंने धरने प्रदर्शन करने की बात कही है, घेराव करने की बात कही है और जो नेशनल हेराल्ड का मामला है उसके बारे में सच्चाई जनता के सामने प्रेस के माध्यम से जाए, इसीलिए मैंने आज आप सब पत्रकार साथियों से वार्तालाप करने के लिए बुलाया। आप सभी का स्वागत है, अभिनंदन है। पर ये नेशनल हेराल्ड केस जो देश के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने जो 20 नवंबर 1937 को, जब अपना देश गुलाम था, आज़ादी से पहले 20 नवंबर 1937 को एसोसिएटेड जर्नल लिमिटेड, इसका छोटे अक्षरों में नाम है एजेएल, इसका गठन किया था। एजेएल के अंतर्गत अंग्रेजी में नेशनल हेराल्ड और हिंदी के अंदर नवजीवन के नाम से और उर्दू में कौमी आवाज़ समाचार पत्र, ये 3 अखबार अंग्रेजी, हिंदी और उर्दू अलग अलग नाम से ये छपते थे। अंग्रेजी में नेशनल हेराल्ड, हिंदी में नवजीवन और उर्दू में कौमी आवाज़ समाचार पत्र। एजेएल पर मालिकाना हक भी कभी पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने अपने जीवन में कभी भी उन्होंने मालिकाना हक नहीं जताया, क्योंकि इस एजेएल ग्रुप के 5000 स्वतंत्रता सेनानी इसके शेयर होल्डर थे और ये 5000 शेयर होल्डरों के माध्यम से ही एजेएल का गठन किया गया था। कि जब यंग इंडिया ने एजेएल का अधिग्रहण किया था तब उन्हें कोई नोटिस नहीं दिया गया था। यही नहीं, शेयर ट्रांसफ़र करने से पहले शेयर होल्डर से सहमति भी नहीं ली गई। बता दें कि शांति भूषण और मार्कंडेय काटजू के पिता के नाम पर एजेएल में शेयर था। सरकार आई तो इस मामले की जांच प्रवर्तन निदेशालय यानी ईडी ने शुरू की। मामले में सोनिया और राहुल गांधी पर कार्रवाई की तलवार लटकने लगी थी। ऐसे में दो लोग कोर्ट पहुंच गए। 19 दिसंबर 2015 को निचली अदालत ने इस मामले में दोनों को जमानत दे दी थी। 2016 में सुप्रीम कोर्ट ने उनके खिलाफ कार्रवाई रद्द करने से इनकार करते हुए मामले के सभी 5 आरोपियों सोनिया गांधी, राहुल गांधी, मोतीलाल वोरा, ऑस्कर फर्नांडिस और सुमन दुबे को व्यक्तिगत उपस्थिति से छूट दी थी। साल 2013-14 में कांग्रेस पार्टी द्वारा नेशनल हेराल्ड को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा कर्ज देने को लेकर एक प्राइवेट कंप्लेंट भी कोर्ट में दायर की गई, जो आज भी विचाराधीन है। 18 दिसंबर 2015 को प्रवर्तन निदेशालय ईडी ने नेशनल हेराल्ड केस को जांच के लिए फिर से खोल दिया। 2018 में केंद्र सरकार ने 56 साल पुराने स्थायी पट्टे को समाप्त करने का फैसला लिया। इसके अलावा हेराल्ड हाउस परिसर से एजेएल को इस आधार पर बेदखल करने का फैसला किया कि एजेएल कोई प्रिंटिंग या पब्लिकेशन गतिविधि नहीं कर रहा है, जबकि इसी काम के लिए बिल्डिंग को 1962 में आवंटित किया गया था। जिस काम के लिए वो बिल्डिंग दी थी वो काम उसमें नहीं हो रहा था। हालांकि 5 अप्रैल 2019 को सुप्रीम कोर्ट ने अगली सूचना तक सार्वजनिक परिसर अधिनियम 1971 के तहत एजेएल के खिलाफ कार्रवाई पर रोक लगाने का आदेश दे दिया था। इसके बाद ईडी ने सोनिया गांधी और राहुल गांधी को पूछताछ के लिए तलब किया। सोनिया गांधी और राहुल गांधी ने एक ऐसी कंपनी बनाई जिसका मकसद कारोबार करना नहीं था, बल्कि वो इस कंपनी के जरिए एजेएल को खरीदकर उसकी 2000 करोड़ रुपए की संपत्ति को अपने नाम पर कराना चाहते थे। वर्ष 2011 में इसलिए कांग्रेस पार्टी ने
यंग इंडिया लिमिटेड बनाकर हजारों करोड़ की राष्ट्रीय संपत्ति हड़प की। ये है इसकी सच्चाई। और इसमें ईडी ने नेशनल हेराल्ड जो यंग इंडिया मनी लॉन्ड्रिंग केस में 15 अप्रैल 2025 को पीएमएलए के तहत चार्जशीट दाखिल किया, जिसमें आरोपियों में सोनिया गांधी, राहुल गांधी, सैम पित्रोदा, सुमन दुबे के नाम शामिल हैं। 11 अप्रैल 2025 को ईडी ने एक बयान में कहा कि वह नेशनल हेराल्ड अखबार और एसोसिएटेड जर्नल लिमिटेड एजेएल से जुड़ी मनी लॉन्ड्रिंग केस की जांच के दौरान कुल 661 करोड़ रुपए की अचल संपत्तियों को कब्जे में लेगी। 11 अप्रैल 2025 को ईडी ने पीएमएलए एक्ट की धारा 8 और एसोसिएटेड नियमों के तहत 5/1 के अनुसार संबंधित संपत्ति रजिस्ट्रार को दस्तावेज सौंपे, जहां ये संपत्तियां हैं। ईडी ने कब्जे में लिए जाने वाले परिसर को खाली करने की मांग की है। 661 करोड़ की इन अचल संपत्तियों के अलावा एजेएल के 990.2 करोड़ रुपए के शेयरों को ईडी ने नवंबर 2023 में अपराध की आय को सुरक्षित करने और आरोपों को इसे नष्ट करने से रोकने के लिए कुर्क किया था। 11 अप्रैल 2025 को दिल्ली के हेराल्ड हाउस 5A बहादुर शाह जफर मार्ग, मुंबई के बांद्रा ईस्ट और लखनऊ के विश्वेश्वर नाथ रोड स्थित एजेएल की बिल्डिंग पर ईडी द्वारा नोटिस चिपकाए गए। प्रवर्तन निदेशालय ईडी ने नेशनल हेराल्ड केस में 22 नवंबर 2023 को यंग इंडिया की 751.9 करोड़ रुपए की संपत्ति अटैच की थी। इस कंपनी में सोनिया गांधी और राहुल गांधी की 76% हिस्सेदारी, जो 38% है, वो उसकी हिस्सेदारी इसमें है। नेशनल हेराल्ड मामले में प्रवर्तन निदेशालय ईडी ने 4 अगस्त 2022 को करीब 7 घंटे तक कांग्रेस नेता मल्लिकार्जुन खड़गे से पूछताछ की थी, क्योंकि वे तब नेशनल हेराल्ड के एकमात्र एम्प्लॉय थे। उस समय मल्लिकार्जुन खड़गे को उसका एम्प्लॉय दिखा हुआ था, इसलिए उनसे पूछताछ की गई। इसके बाद ईडी ने कांग्रेस नेता पवन बंसल का बयान भी दर्ज किया था। इसी केस में ईडी ने 3 अगस्त 2022 को दिल्ली की हेराल्ड बिल्डिंग में स्थित यंग इंडिया कंपनी का ऑफिस सील कर दिया था। पिछले 2 और 3 अगस्त को ईडी की टीम ने सुबह से देर शाम तक नेशनल हेराल्ड के दिल्ली, मुंबई और कोलकाता समेत 16 ठिकानों पर छापेमारी की थी। यह कार्रवाई सोनिया और राहुल गांधी से पूछताछ के बाद की गई थी। जून 2022 में नेशनल हेराल्ड केस में राहुल गांधी ने से 5 दिनों में 50 घंटे पूछताछ हुई थी। फिर 21 जुलाई 2022 में नेशनल हेराल्ड केस में सोनिया गांधी से 3 दिन में 12 घंटे सवाल हुए थे। इसी दौरान उनसे 100 से ज़्यादा सवाल किए गए। ईडी ने राहुल गांधी से जून 2022 में 5 दिनों में 50 घंटे से ज़्यादा पूछताछ की थी। ये जो सारा मामला जिस प्रकार से था, ये जिस प्रकार से एक बहुत बड़ा भ्रष्टाचार का मामला है, एक संपत्ति को हड़पने का मामला है, उस पर ईडी ने कार्रवाई की है। लेकिन कांग्रेस पार्टी ने इसको राजनीतिक रूप देने का जो प्रयास किया है और जिस प्रकार से उन्होंने बयानबाजी की है, वो विषय जनता के बीच में जाए और ठीक बात जनता के बीच में जाए, इसके लिए मैंने आप सबसे बातचीत की है। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। सर, गुरुग्राम लैंड मामले में भी लगातार रॉबर्ट वाड्रा से ईडी है वो पूछताछ कर रही है। कल भी उनसे पूछताछ है वो वहाँ पर हुई। वो कह रहे हैं कि ये कार्रवाई है वो बीजेपी सरकार के कहने पर ईडी है वो कर रही है, क्योंकि मैं लगातार आम जनता की आवाज़ है वो उठा रहा हूँ। इस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया? अब कांग्रेस पार्टी के नेता हैं और जिस प्रकार से पीछे भी अखबारों में, मीडिया के अंदर सारी बातें आई हैं, ईडी समय समय पर अपनी कार्रवाई करती है। ईडी ने पहले भी कार्रवाई की है और ईडी ने जब भी इस प्रकार की अवैध संपत्तियां अवैध तरीके से किसी भी कंपनी ने किसी भी नाम से वो की है और उसके जो भी डायरेक्टर हैं, जो उसके मालिक हैं, उनको समय समय पर बुलाती है। उसी प्रकार की ये कार्रवाई है। लेकिन कांग्रेस पार्टी के नेता हमेशा इसको राजनीतिक रूप देने का प्रयास करते हैं और भारतीय जनता पार्टी की सरकार पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी के समय में भी देश में 6 वर्ष तक शासन किया है। उस समय भी जब भी कोई भी जो निष्पक्ष जांच एजेंसियां सरकार की हैं, जब भी वो इस प्रकार से काम करते हैं, वो सीधा राजनीतिक आरोप लगाते हैं। और 2014 के बाद ये भी जब भी इनके ऊपर कोई कार्रवाई हुई,
इसी प्रकार से उन्होंने राजनीतिक मुद्दा बनाने का प्रयास किया है, लेकिन जनता के पास पूरी सच्चाई जाए और आपके माध्यम से जाए, मीडिया के माध्यम से जाए, इसलिए ये सारी बातें मैंने आपसे रखी। सुरजेवाला ने प्रेस वार्ता कर कहा कि हरियाणा सरकार ने जो हरियाणा कौशल रोजगार के तहत टीचर भर्ती हुए थे उनके साथ नाइंसाफी किया, जो गारंटी नौकरी गारंटी की बात करते थे। हमने हर बात की गारंटी दी है, जो हमारी सरकार काम करती है पूरी गारंटी के साथ करती है, वो बात मैं आज भी कह रहा हूँ। और जब HKRN के थ्रू जिनको रोजगार दिया गया था उस एग्रीमेंट में भी सारी बातें लिखी गई हैं। आप जागरूक पत्रकार हैं, आपको वो सारी चीज़ें उपलब्ध भी करा देंगे। और जिस प्रकार से जब भी सरकारी नौकरी, पक्की नौकरी जब मिलती है, जब पक्की नौकरी मिलती है तो कच्चे आदमियों का समायोजन भी हमारी सरकार करती रही है। और जिनको रोजगार दिया है उनको कोई ना कोई और रोजगार मिले, इस प्रकार की हमने पहले भी व्यवस्था की है और आगे भी व्यवस्था करेंगे।